हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी असेसमेंट 147 हो रही है उसका प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली मीन्स सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे काम होता है, और उसमें मैंने हेल्प लिया है एक केस लॉ जो है जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का। और इसमें हम एक और चीज़ भी देखने वाले हैं कि आप अपना केस लगने से पहले, मीन्स अगर आपका केस लगने वाला होगा तो आप उसको बचा सकते हैं। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारा केस अंडर सेक्शन 147 जो असेसमेंट है उसमें लगे ही ना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। जो ये प्रोसेस है असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 का, वो आपको स्क्रीन पे व्यू हो रहा होगा। और इस प्रोसेस को बताने के लिए मैंने एक केस लॉ की हेल्प ली है, जीके एंड ड्राइव शाफ्ट जो है 259 ITR 18। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर जो हमारा ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होता है वो रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असेसी की इनकम एस्केप्ड है। रीजन टू बिलीव बहुत बेसिक पार्ट है, मींस उसी के बेस पर ही केस 147 का शुरू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रीजन टू बिलीव्स को इन राइटिंग नोट करना, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अगर रीजन टू बिलीव गलत हो गए तो केस पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करने के बाद एक नोटिस इशू किया जाता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 151। 151 में वो नोटिस सेंक्शन कराते हैं ना अपने जॉइंट कमिश्नर से या कमिश्नर से, सब्जेक्ट टू अगर 4 ईयर में खुल रहा है, 6 ईयर्स में खुल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सेंक्शंस लेते हैं। तो नोटिस जब असेसिंग ऑफिसर इशू करता है तो उसके अंदर वो जो इशू करता है वो जनरल नोटिस इशू करता है। वो नोटिस में यही लिखता है कि असेसी ने अपनी इनकम छुपाई है। तो उस नोटिस में ये नहीं लिखा होता कि इतनी इनकम छुपाई है या इस हेड में या ये इनकम छुपाई है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं लिखा होता। बहुत ही जनरल नोटिस होता है कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसी ने अपनी इनकम छुपाई है, और वो उस नोटिस में ये भी कहते हैं कि अपनी रिटर्न फाइल करो। तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के नोटिस भेजने के बाद असेसी अपनी एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। वो रिटर्न ऑफ इनकम उनकी वो भी हो सकती है जो पहले वो 139 में भर चुके हैं, नहीं तो वो और भी मीन्स अपनी इनकम में एडिशन करके एक्स्ट्रा इनकम डाल के भी फाइल कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी होगी तो उन्हें यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी ही है। और रिटर्न फाइल करने के बाद ही असेसी असेसिंग ऑफिसर से रीजन टू बिलीव मांग सकते हैं, उससे पहले नहीं मांग सकते। तो रिटर्न फाइल करता है एसएससी, और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर से रीजन टू बिलीव की कॉपी मांगता है जिस बेस पे एसएससी का केस खोला गया। अब असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड होता है, मीन्स असेसिंग ऑफिसर को रीजन टू बिलीव की कॉपी देनी ही होती है कि किस बेसिस पर असेसी का केस खोला गया है। तो जब एसएससी मांगेगा कॉपी तो असेसिंग ऑफिसर उसे रीजन टू बिलीव की कॉपी देंगे, और जब तक असेसिंग ऑफिसर उन्हें रीजन टू बिलीव की कॉपी नहीं देते तो एसएससी को हर अपने रिप्लाई में लिखना चाहिए कि मुझे अभी तक रीजन टू बिलीव की कॉपी नहीं मिली है। तो जब रीजन टू बिलीव की कॉपी मिल जाती है तो अगर उसे रीजन टू बिलीव सही लगते हैं, हाँ एसएससी की गलती है, तो हाँ वो केस शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ एसएससी को लगता है कि उसके जो रीजन टू बिलीव फॉर्म हुए हैं, जिस बेसिस पे उसका केस खुला है, वो रीजन टू बिलीव गलत है, तो एसएससी उन रीजन टू बिलीव्स के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन फाइल करता है। जिस नोटिस का हमारा हेडिंग होता है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट रीजन टू बिलीव, कि हम उन रीजन टू बिलीव के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत बेसिस पे हमारा केस खोल दिया है। तो जैसे ही असेसिंग ऑफिसर के पास वो रीजन टू बिलीव आते हैं, वो उन रीजन टू बिलीव को पहले रॉन्ग प्रूफ करेंगे, मीन्स उसे खारिज करेंगे बाय अ स्पीकिंग ऑर्डर, मीन्स उस एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें उन्हें लिखेगा कि क्यों एसएससी के पॉइंट्स जो हैं वो गलत हैं, और उसके बाद ही फर्दर प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। फर्दर प्रोसीडिंग्स में वही होगा कि असेसिंग ऑफिसर डिटेल मंगाएंगे,
असेसी उनको देंगे। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट हमारा असेसमेंट शुरू होने से पहले हमारा यही है कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन टू बिलीव का एक ऑर्डर पास करना होगा कि वो ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट रीजन टू बिलीव गलत हैं। उसके बाद ही नॉर्मल असेसमेंट स्टार्ट होएगी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, असेसी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और नॉर्मल जो केस होता है मीन्स असेसी को सेटिस्फाई करना होता है कि क्यों वो सही है। अगर वो गलत होंगे तो उनकी इनकम ऑब्वियसली टैक्स होनी ही है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे आप अपना केस बचा सकते हैं। ये है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6। सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का एक नोटिस इशू होता है। आपका 148 में जो नोटिस इशू होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का, उससे पहले आपके पास एक इंक्वायरी का नोटिस आता है जो होता है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6। अगर एसएसी उस नोटिस के रिप्लाई में असेसिंग ऑफिसर को पूरी डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास आया कि आपने बैंक में इतने रुपीस डिपॉजिट करे हैं और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताओ, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम बताओ, किस लिए आपने इतना सारा कैश सबमिट करा है। आपकी रिटर्न ऑफ इनकम से तो इतना लिंक नहीं हो पा रहा कि आपके पास इतना ज़्यादा कैश आ सकता है। तो जब 133(6) का नोटिस आया, अगर उस टाइम पे असेसी जो है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, अच्छे से असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं, प्रॉपर बंदों की अगर कोई बंदा इंक्लूड है उससे भी पूछवा देते हैं या उसके भी एफिडेविट दे देते हैं। मीन्स आप अगर उस रिप्लाई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, तो आपका जो 148 में नोटिस है, जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट स्टार्ट ही नहीं होती। मीन्स आपको 133(6) का नोटिस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तो उससे आपका 148 में जो केस लगने वाला है वो नहीं लगेगा। मैं एक बार इस सेक्शन को रीड कर देती हूँ। 133 सबसेक्शन 6, मैंने सिर्फ इसका सबसेक्शन 6 जो रेलिवेंट है इस असेसमेंट से रिलेटेड उससे ही लिखा है। The assessing officer or the commissioner appeals may, for the purpose of this act, require any person, including a banking company or any officer thereof, to furnish information in relation to such points or matters, or to furnish statements of accounts and affairs verified in the manner specified by the assessing officer or the commissioner's appeal, giving information in relation to such points or matters as in the opinion of the assessing officer or the commissioner will be useful or relevant to any inquiry or proceeding under this act। ये सेक्शन यही कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन के पास नोटिस भेज के उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं जो उन्हें लगता है किसी इंक्वायरी में हेल्पफुल है या किसी प्रोसीडिंग में हेल्पफुल है। मीन्स चाहे आपका केस चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड क्या है, इंक्वायरी करने के लिए भी कर सकता है। अगर खाली वर्ड यहाँ पे प्रोसीडिंग होता मीन्स ये ऑनगोइंग केस में कवर्ड होता। यहाँ पे वर्ड इंक्वायरी भी है। इंक्वायरी मतलब चाहे कोई केस नहीं भी खुल रहा ना, तो भी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी 133(6) में नोटिस इशू हो सकता है। 133(6) के नोटिस इशू करने के लिए कोई ये नहीं चाहिए आपका कोई केस खुला होना चाहिए। आप बिना असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर अपील बिना किसी केस के खुले हुए भी इंक्वायरी के लिए 133(6) का नोटिस भेज सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप 133(6) का रिप्लाई अगर अच्छा बनाएंगे, बहुत मीन्स उसमें सारी डिटेल्स देंगे, तो आपका केस अंडर सेक्शन 147 मीन्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नहीं लगेगा। उसमें मैं एक और टिप आपको देना चाहूंगी कि जब आप 133(6) का रिप्लाई बनाएं तो उसके अंदर एंड में ये लाइन जरूर लिखें,
काइंडली लेट मी नो एनी फर्दर डॉक्यूमेंट दैट योर गुड सेल्फ मे रिक्वायर फॉर योर सेटिस्फेक्शन। मीन्स एंड में आप उनसे ये ज़रूर लिखें कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं हर तरह से हर इन्फॉर्मेशन देने को रेडी हूँ। तो इससे क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई होने की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इन्फॉर्मेशन मंगा लेंगे। तो होप सो आपको ये पूरा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट समझ आ ही गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय।